हेलो स्टूडेंट्स, वीडियो शुरू करने से पहले प्लीज चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। एक इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन, अगर आपको इस वीडियो के नोट्स चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया डाउनलोड लिंक चेक करें। थैंक यू। चलिए शुरू करते हैं। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे MPSE2 स्टेट एंड सोसाइटी इन लैटिन अमेरिका के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस विद आंसर्स। ये क्वेश्चंस आपके एग्जाम के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। अगर आपने ये अच्छे से कर लिए तो एग्जाम निकलना पक्का है। लेट्स बिगिन। क्वेश्चन 1, एक्सप्लेन द कॉलोनियल इकोनॉमिक स्ट्रक्चर ऑफ लैटिन अमेरिका। क्वेश्चन एक्सप्लेनेशन। इस क्वेश्चन में हमें ये समझाना है कि लैटिन अमेरिका का इकोनॉमिक सिस्टम कॉलोनियल रूल के दौरान कैसे डेवलप हुआ। इसमें हमें बताना है कि रिसोर्सेज, एग्रीकल्चर, स्लेवरी और ट्रेड का क्या रोल था और इसका लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट सोसाइटी और डेवलपमेंट पर कैसे पड़ा। आंसर। इंट्रोडक्शन। लैटिन अमेरिका का कॉलोनियल इकोनॉमिक स्ट्रक्चर स्पेन और पुर्तगाल के आने के बाद 15th-16th सेंचुरी में बना। यह सिस्टम मेनली एक्सट्रैक्शन और फोर्स्ड लेबर पर बेस्ड था, जिसका फायदा सिर्फ यूरोपियन पावर्स को होता था। एनकोमिएंडा, हैसिएंडा और स्लेवरी जैसे इंस्टीट्यूशंस ने इकोनॉमी को ऑर्गेनाइज किया। इसका रिजल्ट यह हुआ कि रीजन इकोनॉमिकली डिपेंडेंट और अनइक्वल बन गया, जिसका असर आज तक दिखाई देता है। मेन बॉडी। 1. कॉलोनियल इकोनॉमी की शुरुआत 1492 के बाद जब कोलंबस अमेरिका आया, तभी से यूरोपियन डोमिनेशन स्टार्ट हुआ। स्पेन ने मेक्सिको और पेरू के सिल्वर माइंस पर फोकस किया और पुर्तगाल ने ब्राजील में शुगर प्लांटेशंस बनाए। इकोनॉमी एक्सपोर्ट ओरिएंटेड थी, मतलब लैटिन अमेरिका सिर्फ रॉ मटेरियल्स देता था और यूरोप से फिनिश्ड गुड्स लाता था। एग्जाम्पल, पोटोसी के सिल्वर माइंस स्पेन को अमीर बनाते रहे, लेकिन लोकल लोग गरीबी में ही रहे। 2. लेबर सिस्टम्स और शोषण। एनकोमिएंडा सिस्टम। इंडिजिनस लोगों को जबरदस्ती स्पेनिश सेटलर्स के लिए काम करना पड़ता था। हैसिएंडा सिस्टम। बड़ी बड़ी एस्टेट्स बनाई गई जहां पेजेंट लोग एग्रीकल्चर करते थे। अफ्रीकन स्लेवरी। ब्राजील और कैरिबियन के शुगर प्लांटेशंस में लाखों अफ्रीकन स्लेव्स लाए गए। इम्पैक्ट। इन सिस्टम्स ने इनइक्वालिटी को और गहरा बनाया और इंडिजिनस सोसाइटीज को बिगाड़ दिया। 3. ट्रेड, मर्केंटाइलिज्म और डिपेंडेंसी। ट्रेड पूरी तरह से यूरोप के कंट्रोल में था, कॉलोनीज सिर्फ मदर कंट्री से हाई ट्रेड कर सकती थी। स्पेन और पुर्तगाल ने मोनोपोली बनाकर लोकल और रीजनल ट्रेड को दबाया। रिजल्ट यह हुआ कि लैटिन अमेरिका हमेशा डिपेंडेंट रहा और वेल्थ यूरोप चला जाता था। केस स्टडी। स्पेन का फ्लीट सिस्टम मेक्सिको और पेरू से सिल्वर लेकर डायरेक्टली स्पेन भेजता था, जो एक्सट्रैक्शन का एक क्लियर एग्जाम्पल है। 4. कॉलोनियल इकोनॉमी के रिजल्ट्स और लेगेसी। इकोनॉमिक डिपेंडेंस। इंडिपेंडेंस के बाद भी लैटिन अमेरिका एक्सपोर्ट इकोनॉमी पर ही डिपेंडेंट रहा। इनइक्वालिटी। लैंड और रिसोर्सेस एक छोटी एलिट के पास रहे, बाकी लोग मार्जिनलाइज्ड हो गए। इंस्टीट्यूशनल इम्पैक्ट। कॉलोनियल लैंड होल्डिंग और डिपेंडेंसी का पैटर्न मॉडर्न ईरा तक चल रहा है। पॉलिटिकल इफेक्ट। इकोनॉमिक इनइक्वालिटी ने पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी और वीक डेमोक्रेसी को जन्म दिया। थियरी रेफरेंस। डिपेंडेंसी थियरी के थिंकर्स जैसे आंद्रे गंडा फ्रैंक कहते हैं कि कॉलोनियल सिस्टम ने अंडर डेवलपमेंट का डेवलपमेंट क्रिएट किया। कंक्लूजन। कॉलोनियल इकोनॉमिक स्ट्रक्चर एक्सट्रैक्टिव और एक्सप्लॉयटेटिव था, जो सिर्फ यूरोप के इंटरेस्ट के लिए बना था। इसने लैटिन अमेरिका को अनइक्वल और डिपेंडेंट बनाया। आज भी इनइक्वालिटी और ग्लोबल डिपेंडेंस इसी कॉलोनियल लेगेसी का रिजल्ट है। अगर हम लैटिन अमेरिका के प्रेजेंट प्रॉब्लम्स को समझना चाहते हैं तो कॉलोनियल पास्ट को इग्नोर नहीं कर सकते। अगर आपको इस वीडियो के नोट्स चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया डाउनलोड लिंक चेक करें। थैंक यू। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन 2, डिस्क्राइब द सिस्टम ऑफ इंडेंचर्ड लेबर इन गयाना एंड ट्रिनिडाद। क्वेश्चन एक्सप्लेनेशन। इस क्वेश्चन में हमें गुयाना और ट्रिनिदाद में इंडेंचर्ड लेबर सिस्टम को एक्सप्लेन करना है। मतलब हमें बताना है कि ये सिस्टम क्यों शुरू हुआ, कैसे काम करता था, लेबरर्स की कंडीशंस क्या थी और इसका समाज, अर्थव्यवस्था और कल्चर पर क्या असर पड़ा। आंसर। इंट्रोडक्शन। इंडेंचर्ड लेबर एक ऐसा सिस्टम था जिसमें मजदूर को एक कॉन्ट्रैक्ट के अंडर 5 साल या उससे ज्यादा समय के लिए प्लांटेशंस पर काम करना पड़ता था। उन्हें छोटी सी सैलरी, रहने की जगह और कॉन्ट्रैक्ट खत्म होने के बाद वापस घर भेजने का प्रॉमिस किया जाता था। गुयाना और ट्रिनिदाद में ये सिस्टम स्लेवरी के खत्म होने के बाद शुरू हुआ, जब प्लांटेशन ओनर्स को सस्ता मजदूर चाहिए था।
ज्यादातर लेबरर्स भारत से गए और उन्होंने शुगर प्लांटेशंस पर काम किया। इस सिस्टम का सोशल और कल्चरल इफेक्ट बहुत गहरा रहा। मेन बॉडी। 1. बैकग्राउंड और शुरुआत। जब 1834 में ब्रिटिश एम्पायर ने स्लेवरी खत्म की तो गुयाना और त्रिनिदाद के शुगर प्लांटेशंस में लेबर की बहुत बड़ी कमी हो गई। प्लांटेशन ओनर्स ने भारत से लेबर लेन का प्लान बनाया क्योंकि वहां गरीबी और लैंड शॉर्टेज था। 1838 से 1917 के बीच हजारों इंडियन वर्कर्स को कॉन्ट्रैक्ट्स के जरिए कैरिबियन भेजा गया। 2. रिक्रूटमेंट और माइग्रेशन प्रोसेस। भारत के गांवों में कॉन्ट्रैक्टर्स या अर्क 30 लोगों को रिक्रूट करते थे। उन्हें अच्छी सैलरी, बेहतर जिंदगी और फ्री टिकट का वादा करके बुलाया जाता था। बहुत लोग मजबूरी, गरीबी और अकाल के वजह से गए। समुंदर का सफर बहुत लंबा और कठिन था, जिसमें कई लोग बीमारी और बुरी कंडीशंस की वजह से मर गए। 3. प्लांटेशन लाइफ और वर्क कंडीशंस। वहां जाने के बाद लेबरर्स को शुगर प्लांटेशंस में बांट दिया जाता था। कॉन्ट्रैक्ट 5 साल का होता था, उसके बाद या तो नया कॉन्ट्रैक्ट साइन करते या इंडिया वापस जाते। काम की कंडीशंस बहुत कठिन थी, लंबी ड्यूटी, स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन और छोटी सैलरी। रहने के लिए जगह मिलती थी, मेडिकल फैसिलिटी भी बहुत कम थी। औरतों की संख्या कम थी, जिससे जेंडर इम्बैलेंस और सोशल प्रॉब्लम्स हुई। 4. सोशल, कल्चरल और इकोनॉमिक असर। कई लोग इंडिया वापस नहीं गए और गुयाना त्रिनिदाद में ही सेटल हो गए। अपनी संस्कृति साथ लाए, जैसे हिंदू और मुस्लिम ट्रेडिशंस, दिवाली, ईद और भोजपुरी भाषा। इस वजह से कैरिबियन कल्चर और डाइवर्स बन गया। प्लांटेशन इकोनॉमी चलती रही क्योंकि इंडियन वर्कर्स ने उसे सपोर्ट किया, लेकिन अफ्रो कैरिबियन और इंडो कैरिबियन कम्युनिटीज के बीच रेशियल टेंशन भी बढ़ी। 5. क्रिटिसिज्म और एंड ऑफ सिस्टम। ये सिस्टम को लोग न्यू स्लेवरी कहते थे क्योंकि एक्सप्लॉयटेशन और फ्रीडम की कमी थी। ब्रिटेन और इंडिया में बहुत क्रिटिसिज्म हुआ। गांधी जी और इंडियन नेशनलिस्ट्स भी इसके खिलाफ आवाज उठाए। 1917 में इस सिस्टम को ऑफिशियली खत्म कर दिया गया। कंक्लूजन। गुयाना और त्रिनिदाद का इंडेंचर्ड लेबर सिस्टम स्लेवरी के बाद प्लांटेशन इकोनॉमी को चलने का एक तरीका था, लेकिन यह अपने आप में एक्सप्लॉयटेटिव था। इसने कैरिबियन की सोसाइटी, इकोनॉमी और कल्चर को हमेशा के लिए बदल दिया। आज भी इंडो कैरिबियन आइडेंटिटी इस लेगेसी का हिस्सा है। ये सिस्टम ने एक तरफ प्लांटेशन को बचाया, तो दूसरी तरफ इनइक्वालिटी और डिविजन्स को भी गहरा किया। If you need the notes of this video, there's a download link in the description box. Be sure to check it out. Thank you. Question 3. Discuss briefly the legacy of the institution of slavery in Latin America. Question explanation. इस क्वेश्चन में हमें ये बताना है कि स्लेवरी का लैटिन अमेरिका पर क्या इम्पैक्ट पड़ा। हमें सोसाइटी, इकोनॉमी, कल्चर और पॉलिटिक्स पर स्लेवरी के छोटे और लंबा समय के असर को एक्सप्लेन करना है। साथ ही रेशियल इनइक्वालिटी और कल्चरल मिक्स को हाईलाइट करना जरूरी है। आंसर। इंट्रोडक्शन। स्लेवरी लैटिन अमेरिका के कॉलोनियल और अर्ली पोस्ट कॉलोनियल पीरियड का सबसे बड़ा इंस्टीट्यूशन था। क्रोज अफ्रीकन लोगों को जबरदस्ती ट्रांस अटलांटिक स्लेव ट्रेड के जरिए प्लांटेशंस, माइंस और डोमेस्टिक वर्क के लिए लाया गया। स्लेवरी का असर सिर्फ मजदूरी तक सीमित नहीं था, यह सोसाइटी, इकोनॉमी और कल्चरल आइडेंटिटी पर गहरा प्रभाव डाल गया। आइए अब स्लेवरी की लेगेसी को डिटेल में समझते हैं। मेन बॉडी। 1. इकोनॉमिक लेगेसी। स्लेवरी ने लैटिन अमेरिका की कॉलोनियल इकोनॉमी को शेप किया। ब्राजील और कैरिबियन के शुगर प्लांटेशन स्लेव्स पर बेस्ड थे। पेरू और मेक्सिको की माइनिंग में भी स्लेव और फोर्स्ड लेबर यूज होता था। स्पेन और पुर्तगाल को यहां से बहुत धन मिला, लेकिन स्लेवरी बेस्ड मोनोकल्चर ने लोकल इकोनॉमीज को वीक बनाया। आज भी लैंड ओनरशिप और रूरल पॉवर्टी की प्रॉब्लम्स वही लेगेसी दिखाती है। 2. सोशल और रेशियल हायरार्कीज। स्लेवरी ने रिजिड कास्ट लाइक सिस्टम बनाया। यूरोपियन टॉप पर, मिक्स्ड रेस मिडिल में और अफ्रीकन्स, इंडिजिनस लोएस्ट पोजीशन पर। एबोलिशन के बाद भी अफ्रो डिसेंडेंट्स को एजुकेशन, पॉलिटिक्स और जॉब्स में डिस्क्रिमिनेशन का सामना करना पड़ा। आज की इनइक्वालिटी भी इसी कॉलोनियल रेशियल डिवीजन से जुड़ी हुई है। 3. कल्चरल लेगेसी और आइडेंटिटी। स्लेव्स के बावजूद उन्होंने कल्चर में बहुत कंट्रीब्यूशन दिया। अफ्रीकन ट्रेडिशंस ने यूरोपियन और इंडिजिनस एलिमेंट्स के साथ मिलकर एक हाइब्रिड आइडेंटिटी क्रिएट की। सांबा, ब्राजील, सैल्सा, क्यूबा, कंबिया, कोलंबिया जैसी म्यूजिक फॉर्म्स अफ्रीकन रूट्स रखती है। कैंडोम्बल, ब्राजील और सैंटेरिया, क्यूबा
जैसे रिलीजन्स अफ्रीकन और कैथोलिक ट्रेडिशंस का मिक्स है। डांस, फूड और लोकल एक्सप्रेशंस में भी अफ्रीकन हेरिटेज क्लियरली दिखाई देता है। 4. पॉलिटिकल और हिस्टोरिकल मेमोरी। स्लेवरी ने पॉलिटिकल स्ट्रगल्स को भी इन्फ्लुएंस किया। इंडिपेंडेंस और एबोलिशन मूवमेंट्स एक साथ चले। हेटी रेवोल्यूशन 1791 to 1804 इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल है, जहां स्लेव्स ने कॉलोनियल रूल को खत्म कर दिया। आज के एफ्रो लैटिन मूवमेंट्स इक्वल राइट्स और रेपरेशंस की डिमांड करते हैं। लिटरेचर, म्यूजियम्स और मेमोरियल स्लेवरी की याद को जिंदा रखते हैं और सोसाइटी को उसके इम्पैक्ट्स याद दिलाते हैं। कंक्लूजन, लैटिन अमेरिका में स्लेवरी की लेगेसी इकोनॉमी, सोसाइटी, कल्चर और पॉलिटिक्स हर जगह दिखाई देती है। यह सिस्टम इनइक्वालिटी और एक्सप्लॉयटेशन लेकर आया, लेकिन साथ ही एक वाइब्रेंट और यूनिक कल्चरल आइडेंटिटी भी बनाए। आज भी रेशियल और सोशल इनइक्वालिटी स्लेवरी के असर की निशानी है। इस हिस्ट्री को समझना और एक्सेप्ट करना इंक्लूसिव सोसाइटी बनाने के लिए जरूरी है। If you need the notes of this video, there's a download link in the description box. Be sure to check it out. Thank you. Question 4. Explain some of the political and economic factors responsible for adopting inward development strategy. Question explanation. इस क्वेश्चन में हमें यह समझाना है कि लैटिन अमेरिका ने इनवर्ड लुकिंग या इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन इंडस्ट्रियलाइजेशन (ISI) स्ट्रैटेजी क्यों अपनाए। दोनों तरफ पॉलिटिकल और इकोनॉमिक रीजंस को कवर करना है, जैसे नेशनलिज्म, कॉलोनियल डिपेंडेंसी, ग्रेट डिप्रेशन और स्टेट लेड इंडस्ट्रियलाइजेशन। आंसर। इंट्रोडक्शन। इनवर्ड डेवलपमेंट स्ट्रैटेजी या इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन इंडस्ट्रियलाइजेशन (ISI) लैटिन अमेरिका में 20th सेंचुरी के बीच के दौरान बहुत पॉपुलर बनी। इसका मेन एम था फॉरेन मार्केट्स पर डिपेंडेंसी कम करना और अपनी डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज को स्ट्रांग बनाना। पॉलिटिकल लीडर्स चाहते थे अपनी सॉवरेंटी दिखाना और इकोनॉमिक क्राइसिस जैसे ग्रेट डिप्रेशन के बाद इकोनॉमीज को स्टेबल बनाना। इस आंसर में हम पॉलिटिकल और इकोनॉमिक दोनों रीजंस को डिटेल में समझेंगे। मेन बॉडी। 1. हिस्टोरिकल और इकोनॉमिक बैकग्राउंड। लैटिन अमेरिका की इकोनॉमी ट्रेडिशनली एक्सपोर्ट्स पे बेस्ड थी, जैसे कॉफी, शुगर, ऑयल और कॉपर। इस वजह से ये इंडस्ट्रियल नेशंस जैसे यूएसए और यूरोप पे डिपेंडेंट थी। ग्रेट डिप्रेशन 1930 ने दिखाया कि एक्सपोर्ट लेड ग्रोथ कितनी वल्नरेबल है जब ग्लोबल डिमांड गिर गई। इसी वजह से ISI स्ट्रैटेजी आई, जिसमें फोकस था अपनी इंडस्ट्रीज डेवलप करना और इंपोर्ट्स को रिप्लेस करना। 2. इकोनॉमिक फैक्टर्स। एक्सपोर्ट मार्केट कोलैप्स। डिप्रेशन और वर्ल्ड वॉर के टाइम एक्सपोर्ट्स गिर गए और फॉरेन एक्सचेंज कम हो गया। इंपोर्ट प्रॉब्लम्स। जब पैसा कम था तो इंपोर्टेड मैन्युफैक्चर्ड गुड्स अफोर्ड नहीं हो पाते थे, इसलिए डोमेस्टिक प्रोडक्शन को पुश किया गया। अर्बनाइजेशन और जॉब्स। सिटीज में लोग बढ़ रहे थे, उनको जॉब्स और गुड्स चाहिए थे। ISI ने इंडस्ट्रियल जॉब्स क्रिएट किए। प्रोटेक्शनिज्म। गवर्नमेंट ने टैरिफ्स और ट्रेड बैरियर्स लगाए ताकि लोकल इंडस्ट्रीज को प्रोटेक्ट किया जा सके। एग्जाम्पल, ब्राजील और अर्जेंटीना ने ISI के थ्रू इंडस्ट्रीज को ग्रो किया। 3. पॉलिटिकल फैक्टर्स। नेशनलिज्म का राइज। लीडर्स चाहते थे कि इकोनॉमी फॉरेन पावर्स से फ्री हो और सॉवरेंटी स्ट्रांग हो। पॉपुलिस्ट पॉलिटिक्स। लीडर्स जैसे गेतुलियो वार्गस, ब्राजील, और हुआन पेरोन, अर्जेंटीना, ने ISI को अपने पॉपुलिस्ट पॉलिटिक्स का पार्ट बनाया। ऑथोरिटेरियन सपोर्ट। कई जगह मिलिट्री रेजीम्स ने भी ISI को सपोर्ट किया क्योंकि उनको स्ट्रांग और इंडिपेंडेंट इकोनॉमी चाहिए थी। स्टेट इंटरवेंशन। गवर्नमेंट डायरेक्टली इंडस्ट्रीज में इन्वेस्ट कर रही थी क्योंकि प्राइवेट कैपिटल वीक था। 4. स्ट्रक्चरल और थियोरेटिकल फैक्टर्स। डिपेंडेंसी थियरी। थिंकर्स जैसे रॉल प्रीबश ने बोला कि ग्लोबल इकोनॉमी सेंटर पेरिफेरी मॉडल पे बेस्ड है, जिसमें लैटिन अमेरिका डिपेंडेंट रहता है। ISI इसको तोड़ने का एक तरीका था। इंस्टीट्यूशनल सपोर्ट। ECLAC जैसे इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस ने ISI को प्रमोट किया। कोल्ड वॉर का इफेक्ट। सुपर पावर राइवलरी के टाइम इनवर्ड स्ट्रैटेजी को एक तरह का पॉलिटिकल सेफगार्ड भी माना गया। कंक्लूजन। लैटिन अमेरिका ने इनवर्ड डेवलपमेंट स्ट्रैटेजी इसलिए अपनाई क्योंकि इकोनॉमिक शॉक्स जैसे ग्रेट डिप्रेशन और पॉलिटिकल रीजंस जैसे सॉवरेंटी और नेशनलिज्म ने इसको पुश किया। ISI ने कुछ सक्सेस दिया जैसे इंडस्ट्रियल ग्रोथ और जॉब्स, लेकिन लॉन्ग टर्म में इनएफिशिएंसी और डेट भी लाया। फिर भी यह लैटिन अमेरिका की इकोनॉमिक हिस्ट्री का एक इंपॉर्टेंट चैप्टर है। If you need the notes of this video, there's a download link in the description box. Be sure to check it out. Thank you. Question 5.
Describe the economic liberalization and global dependence in Latin America. Question explanation. इस क्वेश्चन में हमें समझना है कि लैटिन अमेरिका ने लिबरलाइजेशन पॉलिसीज कैसे अडॉप्ट की, खासकर 1980 के बाद, और इस प्रोसेस से उनका ग्लोबल इंस्टीट्यूशंस, फॉरेन ट्रेड और मल्टीनेशनल कंपनीज पर कैसे ज्यादा डिपेंडेंस बढ़ गया। आंसर। इंट्रोडक्शन। इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन का मतलब है इकोनॉमी को ओपन करना, जैसे कि ट्रेड बैरियर्स कम करना, प्राइवेटाइजेशन करना और ग्लोबल मार्केट से कनेक्ट करना। लैटिन अमेरिका में ये प्रोसेस 1980 to 1990 के दौरान डेट क्राइसिस के बाद स्टार्ट हुआ। ग्लोबल डिपेंडेंस का मतलब है कि इन देशों की इकोनॉमी IMF, वर्ल्ड बैंक और फॉरेन इन्वेस्टर्स पर हेविली डिपेंडेंट हो गई। आगे हम इसके कॉजेस, फीचर्स और इम्पैक्ट्स को डिटेल में डिस्कस करेंगे। मेन बॉडी। 1. बैकग्राउंड ऑफ इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन इन लैटिन अमेरिका। 1950 to 70 के बीच लैटिन अमेरिका ने इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन इंडस्ट्रियलाइजेशन ISI पॉलिसी फॉलो की थी, जिसमें लोकल प्रोडक्शन और प्रोटेक्शनिज्म पर फोकस था। लेकिन 1980 तक डेट क्राइसिस, इन्फ्लेशन और स्टैग्नेशन ने कंट्रीज को मजबूर किया कि वो नए इकोनॉमिक रिफॉर्म्स करें। IMF और वर्ल्ड बैंक ने लोन्स के लिए स्ट्रक्चरल एडजस्टमेंट प्रोग्राम्स SAP इम्पोज किए। इसी बैकड्रॉप में लिबरलाइजेशन पॉलिसीज अडॉप्ट की गई। 2. की फीचर्स ऑफ इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन। प्राइवेटाइजेशन। स्टेट ओन्ड कंपनीज को प्राइवेट इन्वेस्टर्स को बेच दिया गया। ट्रेड लिबरलाइजेशन। इंपोर्ट ड्यूटीज कम की गई और फॉरेन कंपटीशन को एलो किया गया। फाइनेंशियल रिफॉर्म्स। बैंकिंग सेक्टर डिरेगुलेट हुआ और FDI एनकरेज की गई। लेबर मार्केट रिफॉर्म्स। वेज और एम्प्लॉयमेंट पर गवर्नमेंट इंटरवेंशन कम हुआ। एक्सपोर्ट ओरिएंटेशन। रॉ मटेरियल्स और एग्रीकल्चरल गुड्स एक्सपोर्ट करने पर फोकस बढ़ गया। 3. ग्लोबल डिपेंडेंस एंड इट्स मैनिफेस्टेशंस। इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस पर डिपेंडेंस। IMF और वर्ल्ड बैंक के लोन्स ने पॉलिसीज को शेप किया। FDI डिपेंडेंस। फॉरेन कैपिटल ज्यादा एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्रीज में गया, जैसे माइनिंग और ऑयल। ट्रेड डिपेंडेंस। प्राइमरी कमोडिटीज एक्सपोर्ट और मैन्युफैक्चर्ड गुड्स इंपोर्ट पर ज्यादा रिलायंस हुआ। प्राइस वल्नरेबिलिटी। ऑयल और कॉफी जैसे कमोडिटीज के ग्लोबल प्राइसेस गिरने से इकोनॉमीज कोलैप्स हो गई, जैसे वेनेजुएला और मेक्सिको। डेट ट्रैप। लिबरलाइजेशन के बाद भी डेट और ज्यादा बढ़ गया। 4. कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ लिबरलाइजेशन एंड ग्लोबल डिपेंडेंस। पॉजिटिव। इन्फ्लेशन कंट्रोल हुआ, एग्जाम्पल अर्जेंटीना, ब्राजील। फॉरेन इन्वेस्टमेंट आया और कुछ सेक्टर्स मॉडर्नाइज हुए। ग्लोबल इकोनॉमी से इंटीग्रेशन बढ़ा। नेगेटिव। इनइक्वालिटी। गरीब लोगों पर सब्सिडीज कट होने से बर्डन बढ़ गया। लॉस ऑफ सॉवरेंटी। पॉलिसी मेकिंग में बाहर के इंस्टीट्यूशंस का इन्फ्लुएंस ज्यादा हो गया। इकोनॉमिक वल्नरेबिलिटी। ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस का सीधा असर इकोनॉमीज पर हुआ। 1997, 2008। द इंडस्ट्रियलाइजेशन। लोकल इंडस्ट्रीज ग्लोबल कंपटीशन में टिक नहीं पेन। एग्जाम्पल मेक्सिको अंडर NAFTA 1994। एक्सपोर्ट्स बढ़े, लेकिन डिपेंडेंसी US पर बहुत बढ़ गई और स्मॉल फार्मर्स काफी सफर हुए। कंक्लूजन। लैटिन अमेरिका में लिबरलाइजेशन ने एक तरफ इकोनॉमिक रिफॉर्म्स और इन्फ्लेशन कंट्रोल किया, लेकिन दूसरी तरफ इनइक्वालिटी और डिपेंडेंसी को और ज्यादा डीपन कर दिया। आज भी ये रीजन ग्लोबल मार्केट के फ्लक्चुएशंस पर डिपेंडेंट है, इसलिए जरूरी है कि ग्लोबल इंटीग्रेशन के साथ साथ इंटरनल डेवलपमेंट और सोशल वेलफेयर पर भी फोकस किया जाए। Before we end, please like, share and subscribe the channel for more such study materials and one important information अगर आपको नोट्स चाहिए, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाउनलोड लिंक दिया हुआ है। जरूर चेक करें। थैंक यू।